किसी भी कंट्री का एक सोवरेन राइट होता है टू टैक्स इट्स पीपल एंड देन टू यूटिलाइज दिस रिसोर्सेज इनटू पब्लिक वेलफेयर और डिफेंस ऑफ द कंट्री और एनी सच पॉलिसी मैटर्स। लेकिन जब मनी लॉन्ड्रिंग होती है, जब कोई किडनैपिंग करता है, डकैती करता है, ड्रग ट्रैफिकिंग करता है, टेररिस्ट एक्टिविटीज करता है, जब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कोई करता है, कोई इलीगल एक्टिविटी करता है, इन शॉर्ट, तो वो पैसा कमाता है, लेकिन क्योंकि वो पैसे का रिकॉर्ड गवर्नमेंट को दिखा नहीं सकता, तो वो गवर्नमेंट को उस पर टैक्स नहीं देता है। अब उसे उस पैसे को छुपाना होता है और धीरे धीरे वो इस पैसे को देश के बाहर ले जाता है। नाउ दिस मनी इज लॉन्डर्ड, मतलब इसे धोया जाता है, इसके ऊपर जो दाग हैं वो साफ किए जाते हैं। इस मनी को अलग अलग जगह पर पास किया जाता है, टुकड़े टुकड़े भी किए जाते हैं बहुत बार मनी के, और फिर फाइनली ये पूरा मनी इंडिया में अगेन इंटीग्रेट हो जाता है इनटू द अकाउंट ऑफ सेम पर्सन या फिर उससे रिलेटेड पर्सन जिसने ये एक्टिविटीज की होती है। और फाइनली ऐसे बिना टैक्स दिए, बिना कुछ किए, जिसने गलत काम किया है उसको पैसा एंजॉय करने के लिए मिल जाता है, पैसा दोबारा फाइनेंशियल सिस्टम में आ जाता है। Now there are multiple methods of money laundering, but ultimately money laundering होती यही है। आज why we are discussing this topic because today Supreme Court is about to hear some petitions on the act related to it called as Prevention of Money Laundering Act. Now this is a landmark legislation and overarching legislation, a framework, a comprehensive act defining what is money laundering, describing the punishments, prescribing the punishments, describing the powers of enforcement directorate, actually also suggesting what could be reporting entities and what not। तो ये एक्ट पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट है और जब से ये आया है मनी लॉन्ड्रिंग और इससे रिलेटेड जितने प्रेडिकेट ऑफेंस है सारे इसी के अंदर डील होते हैं। लेकिन बिफोर दैट लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड क्यों ये सुप्रीम कोर्ट में गया है। देखो, इस एक्ट में रिसेंट टाइम पीरियड में कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं। अब ये जो अमेंडमेंट्स हुए हैं इनसे ईडी की पावर और बढ़ जाती है। बेल के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीज़ें कही थी। बेसिकली पीएमएलए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन है और जब ये पिटिशंस आती हैं कोर्ट में तब कोर्ट ने इसकी स्ट्रॉन्गनेस को कम नहीं किया है, रादर यहाँ पर उन चीज़ों को अपहोल्ड किया था जो भी कन्फ्लिक्चुअल प्रोविजंस थे जिनको आज हम देखेंगे डिटेल में। एंड दैट्स वाई दोबारा ये पिटिशंस आई हैं, दोबारा सुप्रीम कोर्ट अपने खुद के जजमेंट्स को एक बार रिव्यू करेगी। तो हो सकता है कुछ सब्सटैंशियल हो, नहीं भी हो तो पीएमएलए जानना जरूरी है, डिबेट में। सो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लॉन्डर किया जाता है, टेंटेड मनी को अनटेंटेड मनी में वॉश किया जाता है, धोया जाता है। ऑल राइट, अब इसमें क्या होता है, इलिसिट फंड्स को ऐसा अपीयर करवाया जाता है कि वो लेजिटिमेट है थ्रू अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस और पता भी नहीं चलता है कि अच्छा ये गंदा मनी है, टेंटेड मनी है, खराब एक्टिविटीज से यहाँ पर किया गया है। इसकी 3 प्रोसेसेस होती हैं प्राइमरली मनी लॉन्ड्रिंग की। वन इज प्लेसमेंट, सेकंड इज लेयरिंग एंड थर्ड इज इंटीग्रेशन। ऑफ कोर्स प्लेसमेंट में क्या होता है, जैसे आप इस मनी को कहीं प्लेस कर रहे होते हो, आपके पास 100 करोड़ रुपए हैं जो चारा घोटाला से कमाए हैं। अब इन पैसे को आपको प्लेस करना है फाइनेंशियल सिस्टम में। जाके सडनली बैंक वाले को नहीं बोल सकते ये मेरा 100 करोड़ है और इसको यहाँ पर सबमिट करो, इसको मुझे जमा कराना है अकाउंट में, वरना वो आपको बिठाएगा, चाय वाय पिलाएगा, पूछेगा कि ये कहाँ से आया तुम्हारे पास और सीधा जेल जाओगे यहीं से। तो आप इसे डिवाइड करोगे, कुछ अपनी डॉटर के अकाउंट में, कुछ अपने सन के अकाउंट में, कुछ अपने नौकरों के अकाउंट में, कुछ पड़ोसियों के अकाउंट में, कुछ इवन माली के अकाउंट में। ऐसे करके आप उसको डिवाइड करोगे और धीरे धीरे वो पैसा प्लेस करोगे अलग अलग लोगों के थ्रू, जितनी भी सरकार की लिमिट होगी उसके हिसाब से। सो अब ये पकड़ा नहीं जाएगा। छोटे ट्रांजैक्शंस पर, हर ट्रांजैक्शन पर बैंक पूछती नहीं फिर सकती कि तुमने ये पैसा कहाँ से कमाया, 1 लाख जमा करा, ठीक है यार करवा दो, ठीक है ऑल राइट। तो इस टाइप से आपने प्लेस किया या फिर आपने करेंसी एक्सचेंजेस या फिर ऐसे परचेज के वैल्यूएबल एसेट्स के। मान लो कोई पेंटिंग थी 5 लाख की, आपने उसको खरीद ली तो 100 करोड़ में से एटलीस्ट 5 लाख तो आपके वहाँ चले गए। फिर थोड़ा गोल्ड खरीद लिया, फिर थोड़े एसेट्स खरीद लिए, ज़मीन खरीद ली, फिर शॉप खरीद ली, फिर यहाँ पर कुछ मॉल में इन्वेस्टमेंट कर दिया, फिर कुछ यहाँ पे आपने रिटेल में इन्वेस्टमेंट कर दिया। सो दिस हैपेंड एंड देन देयर इज लेयरिंग। अब ये जितना भी पैसा है ना, यहाँ आपको क्या करना है, इसको लेयर करना है, इस पर परतें चढ़ानी है। अब जैसे जैसे आप इस पर लेयर चढ़ाते जाओगे वैसे वैसे इस मनी की जो ट्रेसेबिलिटी है वो कम होती जाएगी। मान लो जितना भी पैसा आपके पास बैंक अकाउंट्स में था, अब क्या करते हो, आप उसको बाहर के किसी अकाउंट में भेजते हो।
अब बाहर के अकाउंट से भेजते हुए वो फिर अलग अलग जगहों पे लेयर होता है, एक जगह पे दूसरे अकाउंट में जाएगा, फिर तीसरी कंट्री में, चौथी कंट्री में, पांचवी कंट्री में, छठी कंट्री में, और कहीं ना कहीं पर चेन ऐसी होगी जो ट्रेसेबल नहीं होगी। अब सरकार के लिए जानना डिफिकल्ट हो जाएगा कि इस मनी की चेन क्या है, क्योंकि एक बहुत लंबी चेन बन चुकी है। अब हो सकता है किसी फॉरेन कंट्री में आप कोई इन्वेस्टमेंट करो, कोई एसेट खरीदो और उसके रिटर्न में आप वो पैसा दे दो, फिर सामने वाले से दोबारा एक कमीशन की चार्ज पर उस पैसे को वापस अपने पास रख लो, तो अब ये आपको ट्रेस नहीं कर पाओगे। सेम यहाँ पर इस टाइप की और चीजें होती है लेयरिंग में, जैसे आपने पैसा कमाया कैश में और उसको हवाला के थ्रू बाहर भेज दिया, अब आप उसको बाहर ही इंटीग्रेट कर रहे हो फाइनेंशियल सिस्टम्स में अलग अलग जगह पे प्लेसमेंट करके, और फिर उसकी लेयरिंग हो रही है। तो इस टाइप से लेयरिंग होती है एंड देन होता है इंटीग्रेशन। फाइनली जितना भी लॉन्डर्ड मनी है आता वापस भारत में ही है, उसी अकाउंट में जिससे यूज करना होता है, जिसमें प्लान्ड होता है, और फिर यहाँ पर ये बिजनेसेस में भी इन्वेस्ट होता है। जैसे मान लो आपने ये सारा चीज किया, क्राइम किया, इतनी सारी चीजें ही, पैसा कमाया, लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, एक खाली कंपनी खोलते हो। अब आप बाहर का वो पैसा है, वो अलग अलग इन्वेस्टर्स से 100 इन्वेस्टर्स हैं, वो उनके पास आपका ही पैसा रखा है, बस आप उनको बोलते हो कि अब आप इस कंपनी के नाम पे भारत में इन्वेस्ट करो। तो ये बिजनेस जो है, इवन दो शेल कंपनी है, इवन दो कोई लेजिटिमेट बिजनेस नहीं करती, लेकिन दिखाई ऐसा देगा कि हाँ ये एक लेजिटिमेट काम है। लाइकवाइज आप ऐसी चीजें कर सकते हो, जैसे अब आपने कोई पेंटिंग बना दी, अब उसी को अपने ही लोगों को 100 करोड़ में बेच दो। सो पेंटिंग से, रियल एस्टेट से, लैंड से, बिल्डिंग से, कंपनी से, ये सारी चीजें इंटीग्रेशन थोड़ा और इजी हो जाता है। तब आप एक लेजिटिमेट बिजनेसमैन भी कहलाओगे कि भैया मैंने तो बिल्डिंगें खरीदी और बिल्डिंगें बेची और इससे खून पसीने की मेहनत से अपना पैसा कमाया, जबकि पैसा कुछ और था, बस पीछे से प्लानिंग कुछ और हो रही थी। सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस। अब यहाँ पर हमने ये देख लिया, लेकिन और इसके मेथड्स क्या है छोटे छोटे। फर्स्ट ऑफ ऑल इज स्मर्फिंग। स्मर्फ तो आप जानते होंगे, जैसे मैंने आपको समझाया, 100 करोड़ के टुकड़े किए एंड देन आपने उसका प्लेसमेंट किया। नेक्स्ट इज ट्रेड बेस्ड लॉन्ड्रिंग। यहाँ पर क्या होता है, आप ट्रेड करते हो, जैसे आजकल लोग बिटकॉइंस के थ्रू ट्रेड करते हैं, बिटकॉइंस में इन्वेस्ट करते हैं। अब बिटकॉइंस में जानना गवर्नमेंट के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कि कितना किसने क्या इन्वेस्ट किया है, किसके पास कितने बिटकॉइंस है, क्योंकि बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड लेजर है, राइट। तो आप अपने एसेट्स बिटकॉइन में या इस टाइप की क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करके छुपा रहे हो, जिनका कंट्रोल गवर्नमेंट के ऊपर नहीं है। शेल कंपनीज एंड रियल एस्टेट कंपनीज, अगेन सेम, शेल कंपनीज में बता दिया कि ये लेजिटिमेट बिजनेस है, एक्चुअल में वो कुछ नहीं है, एक कमरे का ऑफिस है। लाइकवाइज रियल एस्टेट में बहुत ब्लैक मनी जाता था, इनफैक्ट जब रीरा आया था उसके पहले और ज्यादा यहाँ पर ब्लैक मनी जाता था। सो दैट इज देयर, लेकिन हाँ धीरे धीरे अब इसमें भी कंट्रोल आ रहा है। इसी के साथ साथ आप देख ही सकते हो, अगर देखो ये सारे जो इश्यूज हम आपके पास लेकर आते हैं, दीज आर रिलेटेड टू सम करंट हैपनिंग, उसको हम पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करते हैं। बट अगर आपको और स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपेयर करना है, अगर आपने इसके पहले फाउंडेशन ज्वाइन नहीं की है, तो हो सकता है कि आपको इन टॉपिक्स को समझने में थोड़ा ऐसा लगे कि ये कहाँ पर आएगा, ये सिलेबस के कौन से पार्ट में आएगा। तो एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टमैटिक तैयारी, क्रोनोलॉजी वाइज पूरी तैयारी करने के लिए आप फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इनफैक्ट आप देखो करोल बाग में इंग्लिश मीडियम की क्लासेस चल रही हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। अगेन मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम की सेम लेवल की क्लास चलती है फाउंडेशन, और इस पर काफ़ी हैवी डिस्काउंट भी है। और इसके साथ साथ प्रयागराज में हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों की क्लासेस चल रही है, तो दिल्ली नहीं आ सकते तो प्रयागराज वाली बैच को भी देख सकते हो। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी पूरी एक सिस्टमैटिक वे में तैयारी तो कराई जाए, लेकिन उसके साथ साथ करंट अफेयर्स इंटीग्रेटेड हो, इसके साथ साथ सीसेट एंड एसए के कॉम्पोनेंट्स इंटीग्रेटेड हो। अब इसी के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी होती जाए थ्रू द फॉर्म ऑफ टेस्ट, फुल लेंथ और अलग अलग सेक्शनल जो टेस्ट होते हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के, उनके थ्रू। तो इन कोर्सेज में इनफैक्ट आपके लिए टेस्ट सीरीज इंटीग्रेटेड है। एंड अलॉन्ग विद दैट कोई भी आपको डाउट होता है अभी के सिनेरियो में, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स होते हैं आजकल, बिकॉज बहुत चीज़ें वास्ट है, यूपीएससी खुद अनसर्टेन है। सो इन दैट केस आप किसी मेंटर से भी बात कर सको। तो हर एक सेंटर पे मेंटर्स बिठाए गए हैं जो आपके डाउट्स के लिए दे आर ऑलवेज रेडी। तो मेंटरशिप का भी एस्पेक्ट आपको मिल जाएगा अलॉन्ग विद द फाउंडेशन बैच। एंड इसके साथ साथ यहाँ पर आपके लिए एजुकेटर्स के साथ रेगुलर इंटरेक्शंस भी रहेंगे। सो ये सारे फीचर्स हैं।
और अगर इसके बारे में आपको इंक्वायर करना हो तीनों में से किसी भी कोर्स के बारे में, तो वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक्स प्रोवाइडेड है, अगेन आप क्लिक करके इंक्वायर कर सकते हो। एंड अलॉन्ग विद दैट अनअकैडमी ऐप है, ऑफकोर्स ऐप डाउनलोड कर सकते हो फॉर बेटर अपडेट्स, करंट अफेयर्स के मटीरियल्स, दूसरी ऐसी चीज़ें के मटीरियल्स, स्टडी चीज़ें, सो सारी जितनी भी आपकी चीज़ें हैं आपको ऐप पर भी मिल जाएंगी, तो ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। अगेन लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। नाउ कमिंग टू द मेन एस्पेक्ट, देखिए सिनेरियो क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, बैकग्राउंड क्या है, ये आपको समझना जरूरी है। ऐसा नहीं था कि मनी लॉन्ड्रिंग जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तब एक इंपॉर्टेंट ऑफेंस था, तब तो ऐसा नहीं था। 40s 50s 60s ऐसे ही मामला चल रहा था। ज़्यादा इंडिया में गोल्ड की स्मगलिंग होती थी और कुछ चीज़ों की स्मगलिंग होती थी, लेकिन वो भी रेगुलेटेड थी। फीरा था, बाद में फीमा आया हमारे पास, तो वो अलग कहानी है। लेकिन यहाँ जब 1980s का टाइम पीरियड आया तब दुनिया फ्लाइट्स के थ्रू और ज़्यादा ग्लोबलाइज होने लगी। 1990s में तो ये ग्लोबलाइजेशन पूरा इनफैक्ट कंप्लीट हो गया। इंडिया ने भी इकोनॉमी बाहर वाले लोगों के लिए खोल दी, एलपीजी के रिफॉर्म्स कर दिए। तो अब आप समझ पा रहे होंगे इतनी सारी कंट्रीज़ में, सोवियत यूनियन में, इंडिया में और ऐसी बहुत सारी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में भी इस टाइम पीरियड पर 90s में रिफॉर्म्स आए और फिर दुनिया और इंटीग्रेट होने लग गई। अब इसी के साथ साथ अफगानिस्तान में सिचुएशन बिगड़ी तो टेररिज्म धीरे धीरे राइज करने लगा। और अब क्या होता है, ये जो टेररिस्ट होते हैं ये इंडिया के, मान लो पंजाब में खालिस्तानी एक्टिविटी करते हैं, ड्रग्स बेचते हैं, किडनैपिंग करते हैं, फिरौती करते हैं, सारे टाइप के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करते हैं और उसके बाद उससे पैसा कमा के भेजते हैं ये अपने आकाओं को, टेररिस्ट को, कहाँ पर, पाकिस्तान में। सो इस टाइप के जितनी एक्टिविटीज़ थी ये सारी एक्टिविटीज़ कहीं ना कहीं बढ़ गई ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 80s एंड 90s और इसलिए ये कंसर्न आया। इनफैक्ट एक बॉडी बनाई गई इस टाइम पीरियड पर, आपको याद होगा 1980s में, एंड दैट वाज कॉल्ड एज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। शुरुआत में इसको G7 मेंबर्स ने बनाया। अब इस बॉडी में लगभग 39 मेंबर्स हैं, इंडिया भी इसका मेंबर है और इसका जो हेडक्वार्टर्स है दैट इज बेस्ड इन पेरिस। तो FATF ने भी ये सुझाव दिए कि हर एक कंट्री को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए चीज़ें करनी चाहिए, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए, ओवरऑल यहाँ पर उस पर एक्शन लेने के लिए। बिकॉज जब एक्शन नहीं लोगे तो आपके यहाँ पर जो एक्टिविटी है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, उससे पैसा फाइनली जाता है टेररिस्ट को, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल जितने भी होते हैं, जैसे इंडिया में मुंबई की दाऊद इब्राहिम वाली डी कंपनी, उनके सारे लिंक्स हैं पाकिस्तानी ISI एंड फाइनली विद द टेररिस्ट, राइट। सो ये लिंकेजेस साफ साफ समझ आने लगे और उसी टाइम पीरियड से FATF कंट्रीज के पीछे पड़ गया। अब FATF के कहने पर, और इंडिया ने ये भी देखा कि इंडिया खुद बहुत वल्नरेबल है, जैसे 1990 बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के बाद 1990s में मुंबई में 3-4 जगहों पर एक साथ टेररिस्ट अटैक्स हुए और इसमें साफ साफ डी कंपनी का हाथ बताया जा रहा था। तो इंडिया वॉज वेरी श्योर कि हमें भी ऐसा एक प्रोविजन चाहिए। दैट्स वाई इन 2002 वी हैड दिस एक्ट इन प्लेस। अब सबसे पहले यहाँ पे ये बात है, अगर मान लो गवर्नमेंट को पता चल जाता है, इसमें देखिए मेन बॉडी कौन है, मेन बॉडी है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। इसके बारे में आप जानते ही होंगे, विल डिस्कस इट फर्दर। अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को मान लो पता चलता है कि कोई ऐसा पर्सन है जिसने ऐसी एक्टिविटीज की हैं जिसके पास ब्लैक मनी, काला धन अवेलेबल है। अब वो काला धन ऐसे तो नहीं रखेगा बेड के नीचे छुपा के, नहीं तो ऑफ कोर्स पकड़ा जाएगा। वो रखेगा इसको इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी, जमीन खरीद लेगा, बिल्डिंग खरीद लेगा, गोल्ड खरीद लेगा, अलग अलग जगहों पे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन सब कर देगा, मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टी होगी। तो यहाँ ईडी के पास पावर है। देखिए ईडी अरेस्ट कर सकता है ऑफ कोर्स इस पर्सन को, और अरेस्ट करने के साथ साथ इसको बुला भी सकता है। देखो सबसे पहले ईडी इसमें करता क्या है, जब आप कोई क्राइम करते हो तो आपके खिलाफ सामने वाला पुलिस में जाता है, राइट, और फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को दायर करता है। इसमें पूरा एक ब्यौरा दिया रहता है कि हाँ भैया क्या क्या हुआ, इस आदमी ने आया, मेरे बच्चे का गला रेता या फिर ऐसा किया वैसा किया, दिस इज द FIR, राइट। ऐसे ही ईडी जैसे ही इसको पता चलता है, इट कैन फाइल एंड एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। दिस इज सिमिलर टू FIR बट अनलाइक FIR दिस इज नॉट गिवन टू द ऑफेंडर। ऑफेंडर का बेसिक राइट नहीं होता ECIR रिपोर्ट को प्रोक्लेम करने का। दिस वॉज ऑल्सो वन ऑफ द मैटर्स विच वेंट इन द कोर्ट, बट हाँ FIR से इसके बेसिक डिफरेंसेज आप समझ पा रहे होंगे। तो ECIR फाइल होगी। अब क्या करेगा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, यहां पर जाकर किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है, या फिर बिकॉज ED एक्ट्स एज अ सिविल कोर्ट अंडर दिस पर्टिकुलर लॉ,
PMLA। और सिविल कोर्ट के पास क्या पावर होती है? सिविल कोर्ट, अब याद करो अपने प्रोविजंस लक्ष्मीकांत बुक के, NHRC, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, ज्यादातर सिविल कोर्ट की तरह काम करती है। दे कैन फर्स्ट ऑफ ऑल इनवाइट अ पर्सन, दे कैन कॉल फॉर अ पर्सन, भैया आकर हाजिरी दो, हमारे सामने बताओ व्हाट इज दिस, हैव यू डन एनी क्राइम, हैव यू डन समथिंग, ये सब कर सकते हो। किसी पर्सन को, किसी ऑफिशियल को भी आप फोर्स कर सकते हो, यू हैव टू कम एंड गिव अ टेस्टिमनी हियर, यू हैव टू गिव योर स्टेटमेंट, सबमिट फॉर स्टेटमेंट। किसी ऑफिशियल को बोल सकते हो भैया आओ अपना रिकॉर्ड सबमिट करो, यहाँ पे आपको एविडेंस चाहिए, अगर रिकॉर्ड भी सबमिट करवा सकते हो। तो सिविल कोर्ट की जो पावर्स होती है ना बहुत ब्रॉड होती है कंपेयर टू इवन पुलिस, एंड दैट्स व्हाई ईडी विल एक्ट एज अ सिविल कोर्ट। मतलब ये किसी पर्सन को बुला के अब उसके स्टेटमेंट्स भी रिकॉर्ड कर सकती है। एंड अनलाइक योर नॉर्मल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, नॉर्मल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्या होता है, आप पुलिस के पास जाते हो, अब पुलिस मान लो आपको 4 डंडे लगाती है और फिर आप बोलते हो माई बाप माफ कर दो, मैंने ये क्राइम किया था, दैट्स व्हाई मेरे खिलाफ FIR आई है। लेकिन दिस इज नॉट वैलिड। आपने माई बाप कर दिया, यू सबमिटेड, लेकिन उसके बाद पुलिस को एविडेंस इकट्ठा करना पड़ेगा, आपने जो हथियार यूज किया है उसको अक्वायर करना पड़ेगा आप ही के स्टेटमेंट्स के बेस पर, जैसा आप गाइड करोगे, और बाद में क्राइम को पूरा प्रूफ करना पड़ेगा कोर्ट में। मतलब आपके स्टेटमेंट जो पुलिस के सामने गया है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जब आपको ईडी बुलाती है एज अ सिविल कोर्ट और आप यहाँ जो स्टेटमेंट देते हो, बिकॉज ईडी इज अ सिविल कोर्ट, ये आपके स्टेटमेंट को एज एन एविडेंस ट्रीट करती है। तो अगर आप बोलते हो कि ये फ्लैट तुम्हारे पास कहाँ से आया, ये आपने बताया है ये 5 करोड़ में आपने बेचा है या फिर खरीदा है, और इसकी रियल वैल्यू तो 50 लाख नहीं होगी, क्या बात कर रहे हो। तो व्हेनेवर यू से समथिंग कि ये मैंने पेंटिंग बेच के कमाया, ज्वेलरी करके कमाया, इसको मैंने ऐसे ऐसे दिखाया बायर को तब उसने खरीद लिया इतने महंगे में, ये सारी चीज़ें कोर्ट में फिर बताई जाती हैं एज अ फॉर्म ऑफ एविडेंस। बिकॉज बहुत ज़रूरी होता है ये करना, क्योंकि फर्स्ट टाइम पीरियड में जो भी बंदा ये ईडी को बता रहा होता है ना, उससे प्रूव हो सकता है कि हाँ मनी लॉन्ड्रिंग की है, झूठ बोला है, एक्चुअल में कुछ और था, फर्स्ट टाइम आया तो कुछ और बता रहा है, मतलब आदमी झूठा है। सो दिस इज द वे टू सॉर्ट ऑफ एक्सट्रैक्ट द थिंग्स। ज़रूरी हो जाता है फाइनेंशियल स्फेयर में, चीज़ें डिफिकल्ट होती हैं यहाँ प्रूव करना। और इसके साथ साथ ईडी को पावर होती है प्रॉपर्टी को अटैच करने की, कॉन्फिस्केट करने की। ये जब जाते हैं तो रेड्स कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर पूरा एक प्रोसेस होता है। देखो ये इसमें क्या होता है, एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बन सकती है टू ओवरसी द प्रोसीडिंग्स। आपने प्रॉपर्टी को अटैच किया, अब इसके जो आगे के मैटर्स हैं वो जनरली ट्रिब्यूनल ओवरसी करता है, जो इस एक्ट के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है। जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एपेलेट ट्रिब्यूनल होता है वो इस चीज़ को ओवरसी करता है, पहले एक नॉर्मल ट्रिब्यूनल फिर एपेलेट ट्रिब्यूनल, तो ये इसको ओवरसी करते हैं, दे आर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, इसमें जजमेंट देते हैं। और अगर प्रूव हो गया या फिर नहीं भी प्रूव, बहुत मुश्किल से एक्चुअली प्रॉपर्टी आप रिलीज करवा सकते हो इसमें अपनी। सो दैट इज देयर। अब ऑफेंसेस प्रोवाइड किए गए हैं। देखो ऑफेंसेस के बारे में सबसे पहले जब ये एक्ट स्टार्ट होता है ना, तो इसका जो सेक्शन 1 है वो थोड़ा बहुत मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बता रहा होता है, सेक्शन 2 डेफिनेशंस के बारे में बता रहा होता है, फिर सेक्शन 3 यहाँ पर ऑफेंसेस के बारे में बता रहा होता है कि ऑफेंस क्या है, 7 साल समथिंग। तो दीज आर दी ऑफेंसेस जो उसमें बताया कि अगर कोई गिल्टी है तो उसको ऐसा ऐसा ऑफेंसेस मिल जाएगा, जो अगेन जो यहाँ पर गवर्नमेंट है वो टाइम टू टाइम इसको रिवाइज भी करती रहती है। अब इसके साथ में कन्फिस्केशन एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन का भी यहाँ पर एस्पेक्ट है। जो भी प्रॉपर्टीज मनी लॉन्ड्रिंग से डिराइव की गई हैं उसमें कन्फिस्केशन तो हो सकता है, लेकिन साथ साथ इंटरनेशनल कोऑपरेशन के भी प्रोविजंस है मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। ऑफ कोर्स दैट वाज नीडेड, बिकॉज जितना भी मनी लॉन्ड्रिंग ग्लोब में होता है एक कंट्री अकेले इसको सॉल्व नहीं कर सकती है, यू नीड इंटरनेशनल कोऑपरेशन। पैसा यहाँ से स्विट्जरलैंड जाता है, बाद में बहुत जगह जाता है, फिर बाद में इंडिया में आता है, मॉरिशस से, मलेशिया से, सिंगापुर से, अलग अलग कंट्रीज में, दैट इज देयर। और यहाँ पर और भी ऐसे चीजें हैं फॉर प्रिवेंटिंग मनी लॉन्ड्रिंग बाय स्ट्रिंजेंट मेजर्स, जैसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करना। तो जहाँ पर भी ऐसा कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हो रहा है, ED as an authority here it can monitor the transactions। गवर्नमेंट खुद फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बॉडीज है गवर्नमेंट की, वो इसको मॉनिटर कर सकती है। अगर एक सर्टेन लेवल से ऊपर का ट्रांजैक्शन होता है तो वो सस्पिशियस होता है और इसके थ्रू यहाँ पर उसको डील भी कर सकते हैं। इनफैक्ट यूएस के कुछ प्रोविजंस हैं मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, और यूएस टाइम टू टाइम इंडिया का उसमें कोऑपरेशन रिक्वायर करता है। तो हम भी अपने लोगों को, जो भी बैंक अकाउंट्स हैं जिनके पास, उनको ये प्रोविजंस दिखाते
जाते हैं, बताते हैं कि ऐसे ऐसे है और यूएस के प्रोविजन के साथ हमें कोऑपरेट करना है, तो वो भी लोगों को कहीं ना कहीं कंप्लाई करना पड़ता है। इसको फटका प्रोविजंस बोलते हैं, जिससे यूएस हमारे ऊपर फटका देने की कोशिश करता है। सो दिस इज देयर। अब रिसेंट टाइम पीरियड में अमेंडमेंट्स क्या हुए थे, दैट इज टू बी सीन। देखिए, सबसे पहले मनी लॉन्ड्रिंग को रीडिफाइन किया गया। इसके पहले जो मेन एक्ट था, ओरिजिनल एक्ट था, उसमें क्या था, अगर आप चोरी करते हो, डकैती, चोरी तो क्या, डकैती करते हो, किडनैपिंग करते हो, फिरौती मांगते हो, ड्रग ट्रैफिकिंग करते हो, किसी भी टाइप का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करते हो, तब आपको ये ट्रीट किया जाएगा। अगर आप इन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से प्रॉपर्टीज अक्वायर कर लेते हो, प्रॉपर्टी इकट्ठा कर लेते हो, तब उसे मनी लॉन्ड्रिंग ट्रीट किया जाएगा और तब आपकी प्रॉपर्टी का अटैचमेंट होगा, आपको अरेस्ट किया जाएगा, ECIR आएगी, बेल के कुछ प्रोविजंस होंगे, ये सारे प्रोविजंस तब आते हैं। बाय द वे, इनफैक्ट ये जो क्राइम्स होते हैं ना, ये यहाँ पर जो भी आपको अरेस्ट वरेस्ट किया जा रहा है और ED आपके ऊपर एक्शन भी ले रहा है, दिस मनी लॉन्ड्रिंग इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ कॉग्निजेबल क्राइम हियर। कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल का डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है। कॉग्निजेबल मतलब समझना, मतलब कॉग्नाइज करना। हिंदी में इट इज कॉल्ड एज अ संज्ञेय क्राइम, संज्ञेय जुर्म। एंड संज्ञेय यू शुड ऑलवेज रिलेटेड विथ संगीन, मतलब सीरियस क्राइम। Often serious crimes are cognizable crimes where an investigating officer can himself cognize the implications of this crime, उसको समझ आ रहा होता है खुद, and that is why this person, without any requirement of anyone coming up to him, without any requirement of any person even filing ECIR, he can himself arrest you and file an ECIR by himself against you. ऐसे ही पुलिस के लिए भी कॉग्निसेबल क्राइम्स वही होते हैं। ऐसे क्राइम्स जिसमें पुलिस ऑफिसर बिना किसी की FIR के, बिना किसी की भी गवाही के, बिना किसी की भी पहल किए, आपको खुद, अगर उसको पता है कि ये क्राइम हुआ है, आपको खुद आकर वो अरेस्ट कर सकता है, आपके खिलाफ खुद वो FIR और सारी इंक्वायरी कर सकता है। सो दिस इज कॉल्ड एज कॉग्निसेबल क्राइम। अगर मनी लॉन्ड्रिंग का जरा सा भी ED को शक होता है तो वो आपके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज केप्ट एज सच। और एक बार आप अरेस्ट हो गए, बस फिर बेल के लिए भागते रहो, बिकॉज अगेन दिस क्राइम इज नॉन बेलेबल। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन भर कोर्ट में ही पड़े रहोगे, बेल मिलेगी नहीं, बट देयर इज अ प्रोविजन हियर, देयर इज अ कैच। देखिए, बेलेबल क्राइम्स में क्या होता है, इजीली बेल मिल जाती है। जैसे आप मूवीज में देखते हो, पुलिस ऑफिसर के पास कोई जाएगा, उसको मारेगा मुंह पर बेल, एडवोकेट की ये लो मेरे मुवक्किल की बेल, एंड योर बेल हैज टू बी गिवन बाय द पुलिस ऑफिसर। लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंस में ये प्रोविजन नहीं होता। नॉन बेलेबल में आपके एडवोकेट पुलिस वाले के सामने जाकर ऐसे नहीं बोल सकते, दे हैव टू गो टू अ मजिस्ट्रेट। कोर्ट में जाना पड़ता है, कोर्ट में मजिस्ट्रेट इन मैटर्स को देखता है और उसके बाद वो आपको बेल डिसाइड कर देना है या नहीं वो डिसाइड करता है। प्रॉपर यहाँ पर कोर्ट में इंक्वायरी चलती है, कोर्ट में आपके लिए डिसाइड होता है कि आपको मिल सकती नहीं मिल सकती, और तब आपको बेल मिलती है। और अभी हम आगे देखेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग के प्रोविजन में तो एनीवेज बहुत डिफिकल्ट है। इस एक्ट में जो चीज़ें लिखी है और जो अमेंडमेंट्स हुए उसी के खिलाफ से इतना डिफिकल्ट है कि बहुत कम लोगों को बेल मिलती है, तो एनीवेज बचने का कोई चांस नहीं है। तो आप देखो, यहाँ पर सबसे पहले रिसेंट अमेंडमेंट्स में इसे यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग को रीडिफाइन किया है इन द लास्ट फ्यू इयर्स, एंड अलॉन्ग विद दैट प्रोसीड्स ऑफ क्राइम पर भी क्लैरिफिकेशन मिले। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम doesn't just include the property derived from scheduled offense but would also include any other property derived or obtained from any criminal activity related to the scheduled offenses। देखो, इस एक्ट का एक शेड्यूल है, इस शेड्यूल में ऑफेंसेस डिफाइंड होते हैं कि भैया ये सारे ऑफेंसेस हैं जिनको हम मनी लॉन्ड्रिंग से लिंक करेंगे, ठीक है, ड्रग ट्रैफिकिंग, ये सारी चीज़ें, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स जनरली। लेकिन इसके अलावा अगर आपने कोई ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी की हो जो उससे रिलेटेड हो, आपने किसी को फिरौती तो नहीं ली किसी से किडनैपिंग करके, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ क्राइम करके आपने प्रोसीड्स कमाए हैं, तब भी उस प्रॉपर्टी पर भी एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि वो भी एक प्रोसीड्स ऑफ क्राइम ही कहा जाएगा। नाउ दिस यू कैन अंडरस्टैंड, इट्स वेरी एम्बिगुअस, वेरी वेग, और इसकी वजह से यहाँ पे क्रिटिसिज्म्स आते हैं कि भैया इतना वेग प्रोविजन है, आखिर कैसे इसको आप यहाँ पर चीज़ें वो करोगे। सो दिस इज देयर। अब नेक्स्ट यहाँ पर बेल के भी कुछ क्रिटिसिज्म्स आते हैं। देखो, बेल मैंने आपको बताया इट इज़ अ नॉन बेलेबल क्राइम, बट यहाँ पर कुछ कंडीशंस बताई गई हैं जिन केसेस में बेल दी जा सकती है, और वो कंडीशंस ही कुछ ऐसी हैं एक्ट के हिसाब से। अगर जज को ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है प्राइमा फेसी ही इज़ इनोसेंट,
देखो मनी लॉन्ड्रिंग में बहुत सारे ऐसे भी लोग फंस जाते हैं जिनको कुछ नहीं पता होता। जैसे मान लो कि मेरे हस्बैंड ने ऐसे कोई क्राइम किया, अब यहाँ पर गॉड फॉरबिड ऐसा ना हो, लेकिन मान लो कि उसने ऐसा क्राइम किया है, अब मैं उस प्रॉपर्टी को एंजॉय तो कर रही हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि दैट इज फ्रॉम लेजिटिमेट बिजनेस, लेकिन ऐसा ईडी को डाउट हो सकता है कि शायद मैं भी इन्वॉल्व थी, बिकॉज इतना बेवकूफ़ कोई कैसे हो सकता है, राइट? बहुत बार ऐसे डाउट्स आते हैं। एंड नॉट जस्ट इन दिस, जैसे आपने अपने ड्राइवर को किसी काम के लिए रखा, अब ड्राइवर को पता भी नहीं है कि आप अपने बोनट में ड्रग्स को ट्रैफिक करते हो और ड्राइवर मजे से पूरे शहर में आपकी गाड़ी चला रहा है, तो हो सकता है कुछ केसेस में आपके आसपास वाले लोग भी फंस जाए। लेकिन अगर जज को ऐसे किसी सर्कमस्टेंस में या किसी और सर्कमस्टेंस में भी ऐसा लगता है प्राइमा फेसी कि देखो भैया ये पर्सन इनोसेंट है, ये ऐसे ही फंस गया, ईडी इसके खिलाफ एक्शन ले रही है, लेकिन हो सकता है कि ये पर्सन इनोसेंट हो। अगर जज को ऐसी पक्की वाली फीलिंग आ रही है, जज ने जब एविडेंसेस देखे, बहुत बार देख के लग जाता है कि क्या है। और इसके अलावा अगर यहाँ जज को ये भी लगता है कि ये इंसान इस पूरे पीएमएलए को, इस पूरी मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस चल रहा है, इसको इम्पैक्ट नहीं करेगा, फर्स्टली कहीं भागेगा भी नहीं, इसको कहीं भी तरीके से कोई सीवियरली इम्पैक्ट नहीं हो रहा है मनी लॉन्ड्रिंग के प्रोविजंस को, या अभी जो इंक्वायरी चल रही है उसको, इन दैट केस he or she can provide the bail to this person who is requiring the bail। मतलब बेल में भी आप देखो बहुत ही stringent, बहुत ही टफ प्रोविजंस है, और ये प्रोविजंस दैट्स वाई यहाँ पर कहीं ना कहीं बेल को उतना ज़्यादा प्रमोट नहीं करते। नाउ कंपेयर दिस टू द रिमार्क्स ऑफ डी वाई चंद्रचूड़। इन्होंने कुछ टाइम पहले ये कहा था दैट बेल शुड बी द नॉर्म and jail should be the exceptions, right? Bail not jail should be the norm, एक्सेप्ट। लेकिन हमारे लीगल जस्टिस सिस्टम में क्या होता है, बेल इज एन एक्सेप्शन। बेल आपको रेयर केसेस में मिलेगी और जेल आपको छोटी छोटी बात बात पे हो जाएगी। सो दैट इज द केस। अब वैसे तो ये केस अलग है, पीएमएलए का तो केस ही अलग है, लेकिन फिर भी आप देखो, आप कंपेयर कर सकते हो कैसे ये हमारे जो लार्जर कन्वेंशंस है उसके खिलाफ जा रहे हैं। लाइकवाइज देयर इज ऑल्सो बर्डन ऑन द अक्यूज्ड। जनरली जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स होते हैं उसके हिसाब से नेचुरल जस्टिस यही कहता है कि अगर कोई पर्सन यहाँ पर कन्विक्टेड नहीं है, ये प्रूफ नहीं हुआ है कि वो क्रिमिनल है, तो उसको तब तक यहाँ पर इनोसेंट माना जाएगा। दैट्स वाई हमारे लीगल जस्टिस सिस्टम में भी हम इसी को फॉलो करते हैं, इनोसेंट अंटिल ही इज प्रूवन एज गिल्टी। लेकिन यहाँ पर क्या है, a person is accused just when the ED arrests them, just when it starts the proceedings against them. The person is accused until and unless the accused person himself is able to prove that he or she is innocent. That means he is treated as accused unless proven innocent. इसकी वजह से जो burden of proof है वो आ जाता है एक accused पर अपने आप को innocent prove करने के लिए, and this again goes against the principles of natural justice as we can understand, right? तो ये सारे criticisms हैं recent amendments के खिलाफ भी, ओवरऑल एक्ट की जो ब्रॉड अथॉरिटी है उसके खिलाफ भी। इनफैक्ट रिसेंट टाइम पीरियड में 2 साल पहले आज से सुप्रीम कोर्ट में ये भी केस गया था कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की अथॉरिटी है क्या उसको यहाँ पर रेगुलेट करना चाहिए, बिकॉज कुछ कुछ केसेस में देखा गया था एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने बहुत ही डिसप्रोपोर्शनेट तरीके से इस एक्ट के अंदर अरेस्ट किए। बट अगेन इसको भी यहाँ पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने नहीं इतना ध्यान दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इस टाइप के जो एक्सेप्शनल केसेस हैं दीज रिक्वायर स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। इसलिए आप देखो जो अरविंद केजरीवाल वाला केस था उसमें ईडी का केजरीवाल को अरेस्ट करना लेजिटिमेट था एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल बेसिस, लीगल जो आर्ग्यूमेंट्स है उसके हिसाब से। सो दैट इज देयर। अब लेकिन आप समझ ही पा रहे होगे इन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से इस एक्ट को कहीं ना कहीं आप कर्टेल नहीं कर सकते, बिकॉज फैक्टर्स हैं बहुत सारे। टेररिस्ट के खिलाफ आपको एक्शन लेना है और टेररिज्म, मनी लॉन्ड्रिंग, ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी, एवरीथिंग इज रिलेटेड, तो आपको एक्शन लेना है। दैट्स वाई आपको ये स्ट्रॉन्ग एक्ट रखना ही पड़ेगा। अगेन इंडियन कंडीशंस, लॉ एंड ऑर्डर इतने अच्छे से इस्टेब्लिश नहीं हो पाता। मुंबई में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्यों इतना फैला था 90s में? बिकॉज पुलिस वॉज इनकम्पिटेंट, पुलिस वॉज समहाउ, मेनी पुलिस ऑफिशियल्स वर हैंड इन ग्लव विद द organized criminals and organized criminal were again then hand in glove with the outside terrorists, right? Outside state and non-state actors. So that's why आपको अभी का जो सिचुएशन है लॉ एंड ऑर्डर
पुअर इसकी जो एनफोर्समेंट रेट्स हैं उसको देखते हुए भी इस टाइप के लॉस की ज़रूरत पड़ जाती है, स्ट्रॉन्ग मेजर्स की। और इसके साथ साथ जो यूएन की बॉडीज़ हैं, FATF है, वो भी रिकमेंड करती हैं मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कंक्रीट मेजर्स। अगर आप ये सब नहीं करोगे तो वही बोल देंगे कि आप क्या कर रहे हो, मनी लॉन्ड्रिंग को कैसे रेगुलेट कर रहे हो, क्या लॉ लाए हो, फिर आपको भी पाकिस्तान के साथ साथ ग्रे लिस्ट, तो ऑफकोर्स करना पड़ता है ये सब। तो आप देखो यही कुछ चीज़ें हैं बेसिकली। डेफिनेशन, बर्डन ऑन प्रूफ ऑफ अक्यूज्ड, और इसके साथ साथ ओवर रीच एंड स्ट्रिंजेंट बेल कंडीशंस। अब आपको समझ में आ गया होगा फाइनली कि क्या क्या हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। एंड अब इसके साथ सजेशंस क्या क्या है। सबसे पहले रिफाइनमेंट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की डेफिनेशन जो हमने डिस्कस किया, बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज डेफिनेशन। अब और ऐसे स्टेक होल्डर्स से इनपुट और इसको और क्लैरिफाई करना है इस डेफिनेशन को, राइट। इसके साथ साथ बर्डन ऑफ प्रूफ को दोबारा रीअसेस करना, रीअसेस करके आप उसे दोबारा देखिए कि क्या ये जस्टिफाइड है। देखिए अगर लॉ एनफोर्समेंट पुअर है कंट्री में और पुलिस के साथ कुछ इश्यूज हैं तो उन इश्यूज को बेसिक लेवल पर सॉल्व करने की नीड है, रादर देन मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग लॉ। क्योंकि जैसे ही आप ऐसा एक स्ट्रॉन्ग एनैक्टमेंट लाते हो सकता है 9 लोग यहाँ पर गिल्टी हो, क्रिमिनल्स हो, उनको कन्विक्शन हो रहा हो, लेकिन एक इंसान ज़बरदस्ती, इनोसेंट इंसान इन सारे चक्रव्यूह में फंस जाए। सो दैट शुड बी अवॉइडेड, राइट। सो दैट्स वाई आपको एक सिस्टमैटिक लेवल पर, बेसिक लेवल पर रिफॉर्म की ज़रूरत है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, रादर देन जस्ट टॉप डाउन मेजर्स इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द टॉप। ऐसे ही ओवर रीच के खिलाफ और स्ट्रिंजेंट बेल कंडीशंस के खिलाफ सेफगार्ड्स चाहिए। अब ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है, जैसे कोई एल्डरली पर्सन है, उसको बेल नहीं मिल पा रही है, अब वो जेल में ही बेचारा बैठा है और उसकी हेल्थ पर इश्यूज आ जाते हैं, कंसर्न्स आ जाते हैं। सो ऑल ऑफ दैट इज देयर। पहली बात, मनी लॉन्ड्रिंग हो कैसे पाता है, क्योंकि जो PMLA है उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं किया जाता। देखो PMLA के हिसाब से कुछ यहाँ पर एंटिटीज होती हैं जिसे हम रिपोर्टिंग एंटिटीज कहते हैं। ये रिपोर्टिंग एंटिटीज बैंक हो सकती है, आपका CA हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, आपका फाइनेंशियल एसेट्स देखने वाला पर्सन हो सकता है, कोई एंटिटी हो सकती है। ये इनको रिपोर्ट करना होता है। अगर इनके पास कोई आता है 5 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़ लेके और बोलता है भाई साहब मेरा ये, जैसे स्टॉक ब्रोकर के पास लोग नहीं जाते हैं कि मेरा ये पैसा लगाओ मार्केट में, उड़ाओ और लगाओ, मुझे रिटर्न्स चाहिए, राइट। सो ये रिपोर्टिंग एंटिटीज, अगर इन्हें डाउट होता है, ज़रा सा भी शक होता है कि भैया ये गलत चीज़ का पैसा है, गलत धंधा करके कमाया है इसने, कुछ यहाँ पे गड़बड़ लग रही है, दाल में कुछ काला लग रहा है, तब इन्हें रिपोर्ट करना होता है गवर्नमेंट को। अब बहुत सारे केसेस में रिपोर्टिंग एंटिटीज खुद फेल हो जाती हैं। ऑल्दो एक्ट में ऐसे प्रोविजंस है कि रिपोर्टिंग एंटिटीज को बताना ही पड़ेगा, नहीं तो उसके ऊपर भी एक्शन हो सकता है। जैसे बैंक तो बहुत जल्दी रिपोर्ट कर देती है, आज के केस में बैंक तो बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है, लेकिन स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंक्स। लेकिन फिर भी आप देखो कहीं ना कहीं यहाँ भी कमी होती है। दैट्स वाई मनी लॉन्ड्रिंग पॉसिबली हो पाती है। रिश्वत का पूरा केस है, करप्शन का केस है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ही ब्राइब दे देते हैं, तो अब इन दैट केस कैसे पता चलेगा। हो सकता है ED के ही कुछ इंस्पेक्टर लेवल के ऑफिशियल्स को ब्राइब दे दे लोग, अपना पैसा हवाला ववाला सब भेजने के लिए कि कुछ पकड़ा जाए तो देख लेना यार। सो दीज आर द थिंग्स, यू नो, आपको सिस्टमैटिक लेवल पर आपको रिफॉर्म चाहिए रहेगा, जस्ट टू ओवरसी दैट दिस एक्ट बिकम्स मोर इफेक्टिव इन नेचर, राइट। जैसे टेररिज्म के खिलाफ इंडिया ने बहुत सारे एक्शंस लिए, तो यहाँ पर भी आपको इस टाइप से एक्शंस लेने पड़ेंगे सो दैट वी आर एबल टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग इफेक्टिवली। दिस वाज माय टेक पीपल। बाकी बताइएगा जो भी आप सोचते हो इस टॉपिक के बारे में, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट व्हाट टॉपिक्स डू यू नीड फर्दर, एंड ऑल्सो अबाउट जो भी आप यहाँ पर एक्सप्रेस करना चाहो अपने व्यूज़। थैंक यू पीपल, स्टे कनेक्टेड।